अक्सर आपने सोशल मीडिया या शायद असल जिंदगी में भी फेक फेमिनिज्म या सूडो फेमिनिज्म या फेमिनाजी जैसे शब्द सुने होंगे। आइए इन शब्दों की तह तक पहुंचते हैं और समझते हैं इनके असल मतलब। सूडो फेमिनिज्म समझने के लिए मैंने उसको गूगल किया और ऐसी वेबसाइट सामने आई जिनका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। तो मैंने अपनी खुद की एक डेफिनेशन फ्रेम की इन वेबसाइट्स की मदद से। सूडो फेमिनिज्म बेसिकली ये कहता है कि औरतें आदमियों से ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं और वो सुपीरियर हैं, और सूडो फेमिनिज्म के शिकार अक्सर आदमी हुआ करते हैं। पर गूगल ने मुझे एग्जाम्पल्स के साथ नहीं समझाया, तो मैंने YouTube पे सर्च किया और मुझे एल्विश यादव का ये वीडियो मिला जिसने सीधी भाषा में सूडो फेमिनिज्म समझाया है। सूडो फेमिनिस्ट, जिसको मतलब नहीं पता, सूडो फेमिनिस्ट का बहुत भारी शब्द है। मैं आप लोगों को अर्थ बताता हूँ। ये वो लड़कियां होती हैं जो मानती हैं कि लड़कियां लड़कों से बहुत ऊपर हैं, लड़कियों को अलग राइट्स मिलने चाहिए। इनका पहला एग्जाम्पल है कि सूडो फेमिनिस्ट मानती हैं कि वे आदमियों से बेहतर हैं। वैसे देखा जाए तो जिस भी फील्ड में पितृसत्तात्मक समाज ने लड़कियों को मौका दिया है, उन्होंने बेहतर परफॉर्म करके दिखाया है। लेकिन ऐसा मानना कि लड़कियां हमेशा लड़कों से बेहतर हैं, ये एक स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादी विचारधारा होगी, और ऐसा कोई स्टीरियोटाइप ना लड़कियों ने कभी प्रमोट किया है और ना ही करेंगी। और शायद ही आपको ऐसी सोच का असल जिंदगी में भी सामना करना पड़ेगा, पर फिर भी इसको फेमिनिज्म से जोड़ा जाता है। आगे इनका कहना है कि सूडो फेमिनिज्म लड़कियों को दारू सिगरेट पीने को कहता है। लड़कियों को दारू पीनी चाहिए, सिगरेट पीनी चाहिए और सारी ऐसी चीज करनी चाहिए जो हमारे कल्चर के बिल्कुल ऑपोजिट। यकीनन दारू सिगरेट हेल्थ हैजर्ड है और हर किसी के लिए नुकसानदायक है, पर इसका फेमिनिज्म या सूडो फेमिनिज्म से क्या लेना देना है? और क्या कभी भी किसी भी फेमिनिस्ट बुक या एक्टिविस्ट ने इसकी बात भी की है? लेकिन फिर भी फेमिनिज्म जैसी आइडियोलॉजी को सोसाइटी के हेल्थ हैजर्ड से जोड़ा जाता है। दूसरा वीडियो इस टॉपिक पे था ब्लश की तरफ से, जिसमें उन्होंने 4 तरह की फेक फेमिनिस्ट बताई अंग्रेजी में। अक्सर अंग्रेजी में ऐसी चीजों को लोग काफी सीरियस लेते हैं, जिसमें से पहली थी सिक्स्थ सेंस फॉर सेक्सिज्म वाली, यानी वो महिलाएं जिन्हें औरतों के प्रति पक्षपात का सिक्स्थ सेंस होता है, या वो समझ जाती हैं कि कैसे और कहां पे औरतों के प्रति भेदभाव हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस सिक्स्थ सेंस की बहुत जरूरत है समाज में महिलाओं की आत्म सुरक्षा के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि हम महिलाएं जब रात के अंधेरे में सड़क पर अकेले चल रही होती हैं, तो भले ही कोई लड़का या कोई गाड़ी हमारा पीछा ना कर रही हो और वो शायद अपने ही रास्ते जा रही हो, पर हमारे चलने की गति तेज हो जाती है। अब आप इसको सिक्स्थ सेंस कह सकते हैं या वो डर कह सकते हैं जिसके साथ हम हर रोज घर से बाहर निकलती हैं। खैर, मेरी राय में ये सिक्स्थ सेंस हर महिला में होना चाहिए और किसी भी तरह के पक्षपात को हमें हमेशा पॉइंट आउट करना चाहिए। दूसरा था इंटरनेट फेमिनिज्म, जिसमें वो दिखाते हैं कि इंटरनेट की फेमिनिस्ट्स असल जिंदगी में किसी औरत की मदद नहीं करती हैं। उनका फेमिनिज्म सिर्फ इंटरनेट तक सीमित है। ब्लश को बस इतना कहना है कि अगर इंटरनेट फेमिनिज्म नहीं होता तो मीटू मूवमेंट नहीं होता और हमें अनगिनत महिलाओं के सेक्सुअल असॉल्ट की कहानियां नहीं सुनने में आती। और सिर्फ फेमिनिज्म ही नहीं, बल्कि कई ऐसे आंदोलनों की शुरुआत सोशल मीडिया पर पहले होती है और फिर वो जमीन तक पहुंचती है। और कई एक्टिविस्ट का भी मानना है कि फेमिनिज्म की 4th वेव की शुरुआत भी इंटरनेट पे हुई है। तो अकॉर्डिंग टू मी, नो, दिस इज नॉट फेक फेमिनिज्म। तीसरा था दी हेटर्स, यानी वो फेमिनिस्ट जो बाकी फेमिनिस्ट से नफरत करती हैं। उम्मीद है कि इनके ये 4 तरह के फेक फेमिनिस्ट का कुछ असल जिंदगी से भी वास्ता होगा, और ऐसा अजम्पशन करते हुए कहूंगी कि समाज ने महिलाओं के लिए इतने मापदंड रखे हैं कि अक्सर हम एक दूसरे में ही उलझकर बड़े मुद्दों को नकार देती हैं। पर बात करें फेमिनिज्म की, तो वो फेमिनिस्ट ही नहीं कहलाएगी जो दूसरी फेमिनिस्ट से नफरत करे। खैर,
चौथा था द थ्योरिस्ट, यानी वो फेमिनिस्ट्स जिन्हें किताबी ज्ञान तो बहुत होता है और भारी भारी शब्द पता होते हैं, पर असल मतलब फेमिनिज्म का नहीं पता होता। मुझे लगता है कि फेमिनिज्म एक सोशल मूवमेंट है, समाज से जुड़ा हुआ आंदोलन है, और इसलिए एजुकेशन सिस्टम की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर लड़की को थ्योरी और ये भारी भारी शब्द का मतलब बताएं, क्योंकि आप भले ही ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब ना समझें, पर उससे विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं रुकता। आइटम सॉन्ग्स फिर भी बनते हैं और औरतों की बॉडी को फिर भी एक सामान ही माना जाता है। तो ये फेक फेमिनिज्म नहीं, ज्ञान का अभाव है और एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है इसका। एंड लेट्स बी रियल, हर बार कोई औरत अनकन्वेंशनल या अपरंपरागत तरीकों से सक्सेस पाती है तो लोग उसे फेक फेमिनिस्ट होने का टैग लगा देते हैं। स्वरा भास्कर जब निर्भीक होकर सरकार के खिलाफ अपने विचार रखती हैं तो वो फेक फेमिनिस्ट हो जाती हैं। या दीपिका पादुकोण जब माय बॉडी माय चॉइस के वीडियो में औरतों के हक की बात करती हैं तब भी वो फेक हो जाती हैं। और जब मीटू मूवमेंट में महिलाएं अपने साथ हुए यौन शोषण की कहानियां सुनाती हैं, जिसमें इस चकाचौंध भरी फिल्म इंडस्ट्री पर संगीन आरोप लगते हैं, तब भी वो फेक फेमिनिस्ट हो जाती है। असल में जब भी लोगों को उनके स्वादानुसार फेमिनिज्म नहीं मिलता है तो वो उसे फेक फेमिनिज्म कहकर दरकिनार कर देते हैं। शायद ही पेट्रियार्की या मिसोजिनी पर इतने सवाल उठे होंगे जितने फेमिनिज्म शब्द पर सैकड़ों बार उठ चुके हैं। ब्लश के वीडियो ने स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवाद जो फेमिनिज्म के इर्द गिर्द घूमती है, उसी की मदद से अंग्रेजी के कुछ शब्द फेंक कर फेमिनिज्म को ही बदनाम किया है, जो अक्सर जॉर्डन पीटरसन के वीडियोस भी करते हैं। कुछ फैक्ट्स के नाम पर लोगों के मन में दबे स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देते हैं और फेमिनिज्म को ही फेक साबित कर देते हैं। आज के जमाने में अगर कोई सीधी भाषा में कहेगा कि नहीं, औरतों को घर में रहना चाहिए, उनका काम खाना बनाना है और वो आदमियों के मुकाबले कुछ भी नहीं कर सकती, तो आप उसे सीरियस नहीं लोगे। पर कोई जब जॉर्डन पीटरसन जैसा प्रोक्लेम्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको बोलेगा कि जेंडर पे गैप इसलिए मौजूद है क्योंकि लड़कियां कम सैलरी में काम करने के लिए आसानी से मान जाती हैं, तो आप सीरियस ले लोगे। असल में सूडो फेमिनिस्ट या फेक फेमिनिस्ट जैसी टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप एक आइडियोलॉजी को किस मापदंड पे तोलकर ये कह सकते हो कि वो कितनी खरी है, और किसने हक दिया है किसी के विचारों को फेक या रियल कहने का? तो मेरी राय में तो हमें आजाद होकर महिलाओं को अपनी फेमिनिज्म की डेफिनेशन खुद बनानी चाहिए और फेक फेमिनिज्म या सूडो फेमिनिज्म या फेमिनाजी जैसे शब्दों के जाल में फंसकर अपने हक की लड़ाई नहीं बंद करनी चाहिए। धन्यवाद।